यह कहना आपका सही है कि मेरी कहानियों की संख्या बहुत कम है। औसत बैठता है साल में एक कहानी का। उसके कारण एक तो ये कि मैं लिखने के लिए नहीं लिखता, भीतरी दबाव से लिखता हूँ। जब कहीं अपने को मजबूर पाता हूँ तब लिखने की कोशिश करता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं वह नहीं लिखना चाहता जो लिखा जा चुका है या जैसा लिखा जा चुका है। मैं कुछ अलग लिखना चाहता हूँ और इसी अलग लिखने की कोशिश में मेरी कहानियों की तादाद कम है और उसका मुझे गम नहीं है। दूसरा प्रश्न है कि युवावस्था कविताओं और प्रौढ़ावस्था कहानियों के लिए मुफीद होती है। क्या आपने भी कविता की शुरुआत की थी? अनुभव के बढ़ते जाने से कहानी के मैच्योर होने का कोई सीधा संबंध होता है या नहीं? शुरुआत तो कविताओं से की थी, लेकिन वे बेदम थी, कमज़ोर। फिर आगे लिखने की कोशिश नहीं की और लगा कि वह क्षेत्र मेरे लिए उचित नहीं है, मैं उसके लिए नहीं बना हूँ। और यह काम विद्यार्थी जीवन में मैंने किया था। उसके बाद मैंने कहानियाँ लिखने के दौरान कभी कविता लिखने की मैंने कोशिश नहीं की, बल्कि कहते ये हैं कि मेरी ऐसी कुछ कहानियाँ हैं जो कविताओं जैसी हैं, जैसे सुख कहानी। उसे बहुत से लोग एक कविता ही मानते हैं उसके प्रभाव को देखते हुए। कुछ लोगों का कहना है कि मेरी कहानियाँ एक प्रगीत की तरह हैं। जी। जैसा प्रभाव और लयात्मकता कविता में होती है, उस तरह का प्रभाव या वैसी लयात्मकता मेरी कहानियों में है, ऐसा कुछ आलोचक कहते हैं। तो और रही बात उम्र बढ़ते जाने के साथ कहानी के मैच्योर होने की, इसमें दोनों बातें हैं। प्रसाद की एक पंक्ति है कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। हाँ? और कहते हैं इसका उल्टा भी होता है। तो कहानियों में, कहानी के लेखन में फर्क तो पड़ता है। उम्र बढ़ने के बाद प्राय एहसास होता है कि वह कहानी के लिए बने हैं या नहीं बने हैं। ये खुद का आत्मनिरीक्षण या आत्म परीक्षण करते हैं। इसलिए देखा होगा बहुत से लोग कहानी लिखते लिखते उपन्यास लिखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वे उपन्यास ज़्यादा बेहतर लिख सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उपन्यास लिखते हैं और अनुभव करते हैं कि जीवन का यह अनुभव इस उपन्यास के अंतर्गत समाहित नहीं हो सकता, इसके लिए कहानी ज़्यादा ठीक है। तो वे कहानी भी लिखते हैं। जैसे जिन दिनों प्रेमचंद गोदान लिख रहे थे, उन्हीं दिनों उन्होंने कफन जैसी कहानियाँ भी लिखी हैं। तो ये कैनवास के आधार पर तय होता है कि बड़ा कैनवास है तो उपन्यास। उन्हें लगा कि वो कैनवास छोटा हो रहा है तो कहानी लिख दी जाए। ये पीने वाले वहाँ भी हैं, लेकिन वो जिंदगी उपन्यास में कहीं आ नहीं सकती थी। दूसरे की उम्र के बढ़ने के साथ साथ विजन बढ़ता है। जीवन को, दुनिया को,
देश को जी देखने का विजन बदलता है आदमी जी का। जैसे 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 उम्र बढ़ती जाती है, बहुत सारे लेखक हैं जो डेथ के बारे में, जी। मृत्यु के बारे में, जी जीवन की सार्थकता के बारे में, उसकी निरर्थकता के बारे में जी। लिखना बेहतर समझते हैं। जैसे अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा का मृत्यु हाँ, के ऊपर में अंतिम उपन्यास उनका है। जी जी हाँ, बहुत कुछ दूसरे लेखक हैं जी। जो इसके बारे में लिखते हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि विज़न को पेश करने के लिए कौन सी विधा ज़्यादा सूट करती है किसी भी लेखक के लिए, या आपको लगता है किसी भी विधा हाँ। में कौन सी विधा ऐसी है जो किसी के विज़न को सही ढंग से व्यक्त करने का व्यक्त माध्यम? कर सकती है। जैसे जी मैं अपनी ही बात बताऊँ तो कहानियाँ तो 25 साल तक मैं लिखता रहा। जी मुझे लगा कि कहानियों में दूसरे तो व्यक्त हो रहे हैं, मैं नहीं व्यक्त हो पा रहा हूँ, जी मैं छूट जा रहा हूँ बार बार। मैंने अपने को चेंज किया। जी मुझे लगा कि संस्मरण विधा अगर मैं अपनाऊं जी तो संस्मरण के माध्यम से बहुत कुछ अपने बारे में भी मैं कह सकता हूँ, दूसरों के कहने के साथ साथ। संस्मरण मैंने शुरू किया। जी उसके बाद फिर लगा कि एक दूसरी जिंदगी, ग्लोबलाइजेशन के बाद का हिंदुस्तान, जी ये संस्मरणों में नहीं आ पा रहा है। जी तो रेहन पर रघु वगैरह वो जी, तो है बाद में, जी जी लेकिन शुरुआत के 90 के आसपास मुझे लगा कि जो बदला हुआ देश है या दुनिया है, जी वह संस्मरणों में संभव नहीं है। संस्मरणों में भी अगर संभव, संस्मरणों का रूप बदलना पड़ेगा मुझे। जी और तब मैंने 80 के, यानी बनारस के एक मोहल्ले 80 को चुना, और फिर काशी का 80 का लिखा मैंने। अच्छा अच्छा लगा कि एक लोकेल है जहाँ समाज के हर तबके का आदमी बैठता है, पढ़ा लिखा, बेपढ़ा, शिक्षित, अशिक्षित, कलाकार, चित्रकार, प्रोफेसर, विद्यार्थी, दूध वाले, खोमचे वाले, सब्जी बेचने वाले, सारे लोग बैठते हैं और वे अपने को जो बदलाव हुआ है उसे कैसे रिएक्ट करते हैं, ये एक अलग चीज़ है जो संस्मरणों में नहीं आ पाती। जी और मैंने देखना चाहता कि एक लोकेल का भी संस्मरण होता है क्या। 80 पर भी संस्मरण तो लिखा जा सकता है, क्यों नहीं लिखा जा सकता। जी तो एक लोकेल को मैंने चुना, और फिर धीरे धीरे वो कई एपिसोड में संतों घर में झगड़ा भारी, जी या संतों और घोगा बसंतों का 80, या कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, या काशीनामा जिस पर नाटक किया है उषा गांगुली ने, जी पाड़े कौन तुम्हें लागी, जी ये तब मैंने लिखा। और ये लिखने के बाद भी मुझे लगा कि गांव छूट गया है, हाँ तब मैंने रहन पर रघु लिखा। जी मतलब पूरे जो बदलाव आया पूरी है। तरह से अपने को व्यक्त करने के लिए अलग अलग विधाओं, हाँ। अलग अलग शैलियों का सहारा आदमी लेखक लेता है कोई भी। यह एक तरह से सामाजिक यथार्थ से मनुष्य के भीतर उसके रिश्तों में, संबंधों में घुसपैठ करने की हिम्मत मैंने की, तो फर्क आता है। कहानी अनुभव से लिखी जाती है, कल्पना से लिखी जाती है, या विचार से, तीनों में किसका योगदान अधिक है। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कहानी है वह यथार्थ का भाषांतर नहीं है, यथार्थ का अनुवाद नहीं है। वो एक रचना है, आर्ट फॉर्म है, साहित्य कला रूप है। और कलात्मकता तब आती है, कलात्मकता जब हम उस यथार्थ में रंग भरते हैं, रूप भरते हैं, काटते छाटते हैं और रचना के रूप में तैयार करते हैं उसे।
तो यथार्थ में कल्पना का मेल, यानी कल्पना के बगैर यथार्थ रचना नहीं बन सकती। जी। एक तो मैं ये मानता हूँ। जहाँ तक विचार का सवाल है, नक्सल आंदोलन के दिनों में मैंने 70 के आसपास से लगभग 78 तक प्राय वैसी ही कहानियाँ लिखी जिनमें विचार प्रमुख होता था। मैंने देखा कि एक खास तरह के पाठकों की कहानी प्रभावित करती हैं उन पाठकों को जो विचारों से वामपंथी हैं, बाकी को नहीं छू रही है वो। बहुत से ऐसे पाठक हैं जो हैं तो वामपंथी विचारों के ही या दूसरे विचारों के हैं, लेकिन वे उस विचार से असहमत हैं जो मैं कहानी में व्यक्त कर रहा हूँ। तो मैं मानता हूँ कि कहानी का प्राण उसकी संवेदना है, विचार नहीं। वैचारिक कहानियाँ या विचार पर आधारित कहानियाँ सामयिक होती हैं या तत्कालीन होती हैं, देर तक उनका असर नहीं रहता है। तो कई बार ऐसा भी होता होगा कि विचार ही कहानी की हत्या कर दे। हाँ, विचारों से बोझिल होने से कहानी मर जाए। एक तो विचार के बोझिल होने से, और जिस कहानी में जी, यानी जिस कहानी का सूत्र कोई न कोई विचार हो। जी, जैसे यशपाल की बहुत सारी कहानियाँ हैं यशपाल की, या शुरुआत में ऐसी प्रेमचंद की कहानियाँ जिसमें गांधीवाद का प्रचार था। ऐसी कहानियाँ फार्मूला बद्ध ज़्यादा होती हैं जी, फार्मूलेटेड होती तो है। विचार अगर समाज से बाहर हो गया तो कहानी भी बाहर हो गई। हाँ, मैं इस बात को बराबर मानता हूँ कि सिद्धांत सूखे होते हैं, जी, जीवन हरा होता है। जी, हरियाली जीवन में होती है। जी, और इस हरियाली को छोड़कर कुछ भी पैदा नहीं किया जा सकता। तो साहित्य में भी हरियाली ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है, हरियाली बहुत ज़रूरी है। इसके बिना बात नहीं बनेगी।